सूचना का अधिकार क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो आम आदमी होता है, यानी कि जो आम जनता होती है, वो देश का असली मालिक होता है। असली मालिक होने के नाते जनता को ये जानने का पूरा हक है कि जो सरकार उन्होंने चुनी है, यानी कि जिस सरकार को उन्होंने वोट देकर बनाया है, वो उनके लिए कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है। इसके साथ ही देश का हर नागरिक सरकार को चलाने के लिए टैक्स देता है। इसलिए भी हम कह सकते हैं नागरिकों को ये जानने का पूरा हक है कि उनका पैसा कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। जैसे कि हम बात करें, हम बाजार में से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं और सरकार को जितना भी टैक्स प्राप्त होता है, यानी कि जितना भी टैक्स मिलता है, वो इसका प्रयोग यानी कि इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर करती है। देश के विकास से जुड़े जितने भी काम होते हैं उनके अंदर इस टैक्स का यानी कि इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो टैक्स है वो किसके द्वारा दिया जाता है? आम जनता के द्वारा, हमारे द्वारा। तो हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि हमारे पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से काम के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे द्वारा चुनी हुई जो सरकार है वो कैसे काम कर रही है। ये हमारे जानने का पूरा अधिकार है और ये चीज़ हमारे मौलिक अधिकारों का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दोस्तों, जनता के यह जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार हर एक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है। यानी कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति को अपने विचारों को रखने और लोगों के साथ शेयर करने का पूरा अधिकार है, यानी कि उनके पास राइट है। लेकिन दोस्तों, जब तक जनता को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये कानून जून 2005 में बनकर तैयार हुआ था, जिसे अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। आसान शब्दों में कहें तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक कानून है जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार दिलवाने के लिए लागू किया गया है। इसे इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं और हिंदी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। दोस्तों, इस कानून को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य आम लोगों को सरकार से सवाल करने का हक देना था। यानी कि जो आम जनता है वो सरकार से सवाल कर सके कि उनके द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो किस प्रकार काम कर रही है और उनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इस कानून की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में अपना आरटीआई दर्ज कराकर किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त कर सकता है, यानी कि हासिल कर सकता है। और दोस्तों, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जैसे हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी तरीके से उन्हें ये जानने का भी हक है कि सरकार कैसे काम करती है और उसकी क्या भूमिका है। दोस्तों, जो ये कानून है ये भारत के सभी नागरिकों पर लागू है, यानी कि इस कानून की मदद से कोई भी भारतीय व्यक्ति जानकारी हासिल कर सकता है। आगे दोस्तों बात करते हैं आरटीआई के उद्देश्यों के बारे में। आरटीआई का मतलब दोस्तों यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई कहते हैं। दोस्तों, आरटीआई कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लागू किया गया है। इसमें ये उद्देश्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता लाना। दोस्तों, जो हमारी सरकार है और सरकार से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं और जो आम जनता है, इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी लाना और बनाए रखना इस कानून का सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है। जैसे कि हम बात करें, हमारी सरकार और सरकार से जुड़ी हुई बाकी की जितनी संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती हैं, क्या काम करती हैं और जो हमारे द्वारा टैक्स दिया जाता है उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। इस कानून की मदद से हम इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो इस कानून का सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य ही यही है कि जनता और सरकार के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जनता आसानी से सरकार से सवाल कर सके कि उनके टैक्स का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है सबकी जवाबदेही तय करना। दोस्तों, इस कानून की मदद से जब भी हम किसी सरकारी कार्यालय के अंदर आरटीआई दर्ज कराते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उस सरकारी संस्था को, सरकारी कार्यालय को हमें 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। इस कानून की वजह से वो जो संस्था होती है, वो कार्यालय होता है, वो जवाबदेह हो जाता है। उन्हें हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है क्योंकि आम जनता को जानने का पूरा अधिकार है। और इस कानून का उद्देश्य भी यही है कि सबकी जवाबदेही को तय करना।
इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है नागरिकों को सशक्त बनाना। दोस्तों जैसे कि अभी हमने बात की, हमारे देश के हर एक व्यक्ति को अपने विचारों को रखने और लोगों के साथ शेयर करने का पूरा अधिकार है। लेकिन दोस्तों जब लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो वो अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर उनके अधिकारों का कोई हनन करता है तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो इस कानून का उद्देश्य ही यही है, लोगों को सशक्त बनाना। कैसे? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, है ना। तो ये कानून लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तो वो अपने अधिकारों के बारे में जान पाएंगे। साथ ही साथ कोई भी उनके अधिकारों का हनन नहीं कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों इस कानून का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाना। आगे दोस्तों बात करते हैं सूचना का अधिकार के प्रयोग के मुख्य कारणों के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी कॉमन सिचुएशंस जिनके अंदर हम सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहला है जब किसी सरकारी सेवा में देर हो। दोस्तों क्या होता है कि अक्सर जो सरकारी सेवाएं होती हैं उन्हें आम लोगों तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। और अक्सर इस देर की क्या मुख्य वजह होती है, क्या मेन रीज़न होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा जो किया गया भ्रष्टाचार होता है, ये एक मेजर रीज़न होता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं आपको पासपोर्ट रिन्यू कराना है, अगर आपको उसमें परेशानी हो रही है तो आप इस कानून का इस्तेमाल करके अपने काम करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है संस्थानों की निष्क्रियता पर। जो भी सरकारी संस्थाएं, सरकारी कार्यालय आरटीआई के अंदर आते हैं, मान लेते हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, वो इनएक्टिव हैं, तो आप इस कानून की मदद से उनकी जो निष्क्रियता है यानी कि जो इनएक्टिवनेस है उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों अन्य विशेष जानकारियाँ। दोस्तों इस कानून की मदद से आप ऐसे तथ्य भी प्राप्त कर सकते हैं जो अदालत में दलील के तौर पर काम कर सकता है। यानी कि दोस्तों आप इस कानून की मदद से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी ले सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस कानून के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आरटीआई के अंदर जो जानकारी आप लेने की कोशिश कर रहे हैं वो जो जानकारी है वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि फैक्ट्स पर आधारित होनी चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि हम किसी भी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते। जैसे कि आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए। ऐसे सवाल आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पता कर सकते हैं। आगे दोस्तों जानते हैं आरटीआई के अंदर कौन से विभाग आते हैं जिनसे हम सूचना ले सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति कार्यालय, पुलिस, बिजली कंपनियां आदि, ये सभी इसके अंदर आते हैं जिनसे हम जानकारी ले सकते हैं। आगे दोस्तों जानते हैं आरटीआई के अंतर्गत कौन से विभाग नहीं आते हैं जिनसे हम जानकारी नहीं ले सकते। दोस्तों देश की सुरक्षा से संबंधित किसी भी विभाग से हम जानकारी नहीं ले सकते, सरकार जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगी, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हम कह सकते हैं देश की सुरक्षा से संबंधित जितने भी विभाग हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते, हम उनसे जानकारी नहीं ले सकते। आगे दोस्तों बात करते हैं सूचना का अधिकार से संबंधित आवश्यक नियमों के बारे में, यानी कि कौन से ज़रूरी नियम हैं जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक भारतीय नागरिक इसके अंतर्गत अपना आवेदन जमा कर सकता है, यानी कि आरटीआई सबमिट कर सकता है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो इसका इस्तेमाल करके किसी भी सरकारी दफ्तर से और किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जो ज़रूरी जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों इस अधिनियम से कई संस्थाओं को अलग रखा गया है। सूचना का अधिकार के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी को इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि इससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए इन संस्थाओं को इससे बाहर रखा गया है। इन संस्थाओं से हम जानकारी नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आरटीआई फाइल करना चाहता है तो उसे सरकारी संस्था का नाम सही से लिखना होता है जहां से उसे जानकारी लेनी है, और ये आवेदक का काम है। आवेदक यानी कि जो व्यक्ति आरटीआई फाइल करना चाहता है, ये उसका काम है कि वो पता लगाए कहाँ पर वो आरटीआई फाइल करे, जिससे कि उसको जल्दी से जल्दी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों आवेदक को एक शुल्क भी देना पड़ता है। शुल्क यानी कि एक फीस भी देनी होती है। हर एक व्यक्ति के लिए ये फीस 10 रुपये की होती है। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे के हैं तो ये शुल्क नहीं लगता, यानी कि ये फीस नहीं लगती। लेकिन
जो गरीबी रेखा के नीचे का आवेदक होता है, जो व्यक्ति आरटीआई फाइल करना चाहता है, उसको अपना प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत होती है। और दोस्तों इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अलग-अलग राज्यों के अंदर ये जो शुल्क है, अलग-अलग होता है। यानी कि जो ये फ़ीस है, अलग-अलग हो सकती है। किसी राज्य के अंदर ₹8 हो सकती है और किसी के अंदर ₹10 हो सकती है। और कई राज्यों के अंदर ये जो शुल्क है, ₹8 से ₹100 के बीच का होता है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आवेदक को 30 दिन के अंदर जानकारी मिलती है और अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो 48 घंटे के अंदर भी जानकारी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों कई बार कई कारणों की वजह से जो हमारा आवेदन होता है यानी कि जो एप्लीकेशन होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमने कोई बात सही से ना भरी हो, कोई डिटेल अधूरी रह गई हो, ठीक है, कोई डिटेल हमने गलत भर दी हो। तो इसकी वजह से जो हमारा आवेदन होता है यानी कि जो एप्लीकेशन होती है वो रिजेक्ट भी की जा सकती है। आगे दोस्तों बात करते हैं सूचना का अधिकार से लाभ के बारे में कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों इसके कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, साथ ही साथ नागरिकों को जागरूक बनाता है। जैसे कि दोस्तों लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तो वो अपने राइट्स के बारे में जान पाएंगे, उनके अधिकारों का कोई हनन नहीं कर पाएगा, है ना। और ये कानून इसमें मदद करता है क्योंकि ये लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और दोस्तों इस कानून की वजह से लोग किसी भी सरकारी संस्था से जानकारी ले सकते हैं, जो कि सरकार और लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करता है, जो कि इसका एक कॉमन बेनिफिट है। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति उसकी निजी जिंदगी से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पासपोर्ट, प्रोविडेंट फंड, इनसे संबंधित जानकारी भी ले सकता है। इसके साथ ही दोस्तों ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। इस कानून का इस्तेमाल करके लोग भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं। बिजली पानी संबंधी समस्या, सड़कों की मरम्मत के फंड आदि कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो लोग ले सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं आरटीआई की चुनौतियों के बारे में कि आरटीआई के सामने कौन से चैलेंजेस हैं। इसमें सबसे पहला है जागरूकता की कमी। दोस्तों एक सर्वे हुआ था, उसमें कई सारे लोगों ने भाग लिया था, लेकिन केवल 15% लोग ही आरटीआई के बारे में जानते थे। और सर्वेक्षण में ये भी पता चला कि ज़्यादातर लोगों को आरटीआई के बारे में मीडिया से पता चला या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से पता चला था। इसका मतलब ये हुआ कि आरटीआई संबंधी जागरूकता को लेकर उसकी जो नोडल एजेंसी है उसको बहुत काम करने की ज़रूरत है। उनको जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोग इसके बारे में जान सके और इसका प्रयोग करके अपने अधिकारों के बारे में भी जान सके। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है प्रदान की जाने वाली सूचना की खराब गुणवत्ता। दोस्तों ज़्यादातर लोग जो आरटीआई फाइल करते हैं उसमें से 75% लोग उनको जो सूचना मिलती है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि उनको जो सूचना मिलती है वो गैर ज़रूरी है, यानी कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी कि इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को लेकर भी नोडल एजेंसी को काम करने की बहुत ज़रूरत है। और इंफॉर्मेशन की क्वालिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आरटीआई के सामने। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है समय पर सूचना प्राप्त न होना। नॉर्मली दोस्तों सरकारी संस्थाओं को, सरकारी कार्यालयों को 30 दिन के अंदर हमें जानकारी देनी होती है, लेकिन कई सर्वेज में ये सामने आया है कि 50% जो लोग आरटीआई फाइल करते हैं उन्हें जो जानकारी है वो इस अवधि के अंदर यानी कि 30 दिन के अंदर नहीं मिल पाती है। सो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को लेकर और टाइम पर लोगों को इन्फॉर्मेशन देने को लेकर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये दोनों चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। इसके साथ ही दोस्तों नौकरशाही में अभिलेखों को रखने की और उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। यानी कि दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रखने को लेकर, साथ ही साथ उसकी सिक्योरिटी को लेकर भी जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है, यानी कि बहुत वीक है। साथ ही साथ जो सूचना आयोग होते हैं उनको चलाने के लिए जो स्टाफ चाहिए वो भी बहुत कम है। सो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आरटीआई के सामने, जैसे कि जागरूकता की कमी है, इन्फॉर्मेशन की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, समय पर लोगों को सूचना नहीं मिल पाती है, और क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योर रखना और उसको रखने को लेकर जो सिस्टम है वो कमज़ोर है। साथ ही साथ सूचना आयोग में स्टाफ की कमी है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आरटीआई के सामने हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये टॉपिक क्वेश्चन फॉर्म में कैसे आता है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से इस टॉपिक को समझने में मदद मिली होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।